हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम की जो बुक है उसमें बैंक का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियो में बैंकिंग सिस्टम हमारे देश में कब आया, कैसे आया, वर्ल्ड में कब शुरू हुआ, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। बैंक क्या होते हैं इसके बारे में हमने बात की थी। आज मैं आपको जो आधुनिक बैंकें हैं वो क्या क्या काम करती हैं, यानी आधुनिक बैंकों के जो कार्य क्या हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, वैसे तो जो बैंक हैं, बैंक के दो ही काम होते हैं, एक पैसा लेना और एक पैसा देना। ठीक है, लेकिन वो पैसा किस रूप में लेता है और किस रूप में देता है, किस फॉर्म में वो ये काम करता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो बैंक के कार्यों को पढ़ने के लिए उन्हें हमने 5 भागों में बांटा है। 5 टाइप के जो कार्य हैं उनमें आप देखिए, जो सबसे पहला कार्य है वो प्राथमिक कार्य, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी कार्य, जो सबसे पहले बैंक करता ही करता है। दूसरे काम है अभिकर्ता संबंधी कार्य, यानी बैंक किसी का प्रतिनिधि बन के, ग्राहक का प्रतिनिधि बन के ये काम करता है, वो अभिकर्ता संबंधी कार्य होते हैं। कुछ सामान्य उपयोगी कार्य होते हैं और कुछ विदेशी व्यापार के वित्त प्रबंधन से संबंधित भी कार्य होते हैं और कुछ साख सृजन के कार्य होते हैं, यानी साख का सृजन जो है वो बैंक कैसे करता है। तो इसमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है, प्राथमिक कार्य, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए, प्राथमिक कार्यों में सबसे मेन जो काम है प्राथमिक, वो दो ही हैं। मैं अभी आपको बता रहा था कि एक तो जमाएं स्वीकार करना, निक्षेपों को स्वीकार करना, और एक ऋण देना, यानी पैसा लेना और पैसा देना। स्टूडेंट्स, आप लोगों का भी सबका प्राय प्राय बैंकों के अंदर खाता होगा। आप भी बैंक में पैसा जमा करवाते होंगे और उस जमा पैसे के बदले में बैंक आपको ब्याज देता है और आपके पैसे की, धन की सुरक्षा करता है। तो जमाएं आप किस किस रूप में स्वीकार करते हो? और प्राय बैंक जनता से ऐसे धन को प्राप्त करने का प्रयास करता है जिसकी उसे अभी आवश्यकता नहीं है, और जनता के ऐसे सभी वर्गों से धन जमा करने के लिए आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने के कार्य बैंकों द्वारा किए जाते हैं। अब देखिए, जो जमाएं स्वीकार बैंक करती हैं उसमें पहला जो रूप है वो है स्थायी जमा खाता, यानी एफडी अकाउंट। स्थायी जमा खाते में ग्राहक अपना जो धन जमा करवाता है वो एक निश्चित अवधि के लिए जमा करवाता है। 6 महीने भी हो सकती है वो अवधि, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, और उस अवधि के बीच में वो धन नहीं निकाल सकता है, और अवधि पूर्ण होने पर बैंक ब्याज सहित उसके धन को, उसके पैसे को उसे लौटा देती है या उसके खाते में जमा कर देती है। दूसरा जो रूप है वो आप देखिए, चालू खाता, करंट अकाउंट। चालू खाता प्राय वे व्यक्ति खोलते हैं जिन्हें बैंक में रोज पैसा जमा कराना है और रोज पैसा निकालना है। तो बैंक में आप कितने ही पैसा जमा कराओ, कितनी भी बार कराओ, बैंक को इससे कोई आपत्ति नहीं है। और चालू खाते के बदले में बैंक जो है वो ब्याज देता नहीं है, उल्टा अपनी सर्विस देने के बदले में बैंक कुछ ब्याज लेता ही है चालू खातेदार से। और अधिविकर्ष की जो सुविधा दी जाती है वो भी चालू खाते पे ही दी जा सकती है, दूसरे खाते पे नहीं दी जा सकती है। तो प्राय ये खाता वे लोग खोलते हैं जो उद्यमी होते हैं, व्यवसायी होते हैं, या जहाँ पे रोज पैसा आता है, रोज पैसा जाता है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल पंप है, अब पेट्रोल पंप पे रोज पैसे आते हैं, लोग डीजल भरवाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं,
तो शाम को जो पैसा इकट्ठा होता है सुबह बैंक में जमा करवाना होता है। अगला जो रूप है वो बचत खाता। बैंकों के अंदर जो 90% खातेदार होते हैं वो बचत खाते के ही होते हैं। आपका हमारा जो खाता होता है वो प्राय बचत खाता ही होता है। बचत खाते में पहले तो बैंक ब्याज देती थी, लेकिन आजकल ब्याज के नाम पे तो कुछ भी नहीं देती, लेकिन फिर भी लोग चोरी हो जाने के डर से या कहीं और कुछ इस प्रकार की घटना हो जाने के डर से अपना जो पैसा होता है वो घर पे रखने की बजाय बैंकों में ही रखने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बैंकों में जो पैसा है वो अधिक सुरक्षित है, भले ही ब्याज कम मिल रहा है। तो अभी जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, प्राय सभी बैंकें 3.5% से 4% के बीच में बचत खाते पर ब्याज जो है वो दे रही हैं। अगला जो खाता है वो गृह बचत खाता है। गृह बचत खाते का चलन थोड़ा सा कम हुआ है अब। इसमें अल्प बचत करने वाले व्यक्तियों के लिए बैंक अपने ग्राहक को एक गुल्लक देता है। वह गुल्लक अपने घर ले जाता है और उसके अंदर पैसे डालते रहता है। जब वो गुल्लक भर जाता है तो भरे हुए गुल्लक को लेके वो बैंक में आता है और बैंक उसके गुल्लक में से पैसे निकाल के उसको खाली करके उसके खाते में बैंक जमा कर देता है और वो खाली गुल्लक उसे वापस कर देता है। तो जो बहुत अल्प बचत करते हैं लोग, उनके लिए ये इस प्रकार का खाता भी है। और पांचवा है अनिश्चितकालीन जमा खाता। आपको इसके नाम से ही लग रहा है कि ये अनिश्चित अवधि के लिए खोला जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इस खाते में से जमा धन को निकाला जा सकता है और बैंक इस खाते पर ग्राहक को जमा राशि पर ब्याज का भुगतान करता है। इस प्रकार ये एक अनिश्चितकालीन जमा खाता हुआ। इसके अलावा भी बैंकों के पास में कई जमा योजनाएं होती हैं। जैसे एक आरडी अकाउंट होता है, आपने नाम सुना होगा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें निश्चित अवधि तक जो ग्राहक होता है वो प्रतिमाह बैंक में पैसा जमा कराता है और उस निश्चित अवधि के पूर्ण होने के बाद ब्याज समेत बैंक ग्राहक का पैसा उसके खाते में जमा कर देता है। एक प्रतिदिन बचत जमा योजना भी होती है, डेली सेविंग अकाउंट, जो बहुत ही छोटे व्यापारी होते हैं या जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, रेडी चलाते हैं, आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं, जो रोज धन कमाते हैं, धन को खर्च करते हैं, वो अपनी बहुत छोटी छोटी बचतें होती हैं। कोई रोज के 20 रुपए देता है, 50 रुपए देता है, 100 रुपए देता है और ये बैंक का एक कर्मचारी जो होता है वो लेता है, या बैंक में इस प्रकार के काम करने वाले जो एजेंट होते हैं वो इस प्रकार का काम करते हैं और उनकी बचतों को बैंक के अंदर जमा करते हैं डेली सेविंग डिपॉजिट स्कीम के तहत। और कई रिटायरमेंट स्कीम्स भी होती हैं जिसमें एक निश्चित वर्षों तक एक निश्चित राशि व्यक्ति जमा करता है और रिटायर होने के बाद वो पैसा बैंक द्वारा उसको ब्याज समेत प्रतिमाह लौटाया जाता है। तो ये तो बात हुई कि वो पैसा किस रूप में लेता है, यानी जमाएं किस रूप में स्वीकार करता है। दूसरा है कि बैंक ऋण प्रदान करता है। अब वो ऋण किस किस रूप में प्रदान करता है, उधार देने का काम बैंक कैसे करता है। बैंकों को अपने नाम जमा राशियों पर ब्याज देना पड़ता है और बैंक इन जमा राशियों को उधार देकर ऊंचा ब्याज कमाते हैं और जमा राशियों पर दे ब्याज और उधार दे राशियों पर ब्याज का अंतर ही इनकी लाभदायकता का आधार होता है। यानी हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो हमें वो बैंक ब्याज देता है कम, 3.5-4% देता है, लेकिन वो किसी को लोन के रूप में यदि वो पैसे देता है तो वो 8%, 10%, 12%, 13%, 15% तक भी जो ब्याज वसूल करता है। तो ब्याज दिया कम और लिया ज़्यादा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है। और बैंक प्राय ऋण प्रदान करता है, वो किस किस रूप में करता है वो आपको बताता हूँ। जैसे एक तो बैंक नगद साख देता है ना। नगद साख में क्या होता है कि
किसी संस्था के अंश हैं, ऋण पत्र हैं, प्रतिभूतियां हैं, चल और अचल संपत्ति है आदि की जमानत पर एक निश्चित राशि निकालने का अधिकार बैंक देता है। ठीक है। इस सीमा के अंदर जो ऋणी होता है वो अपनी ज़रूरत के अनुसार रुपए निकलवाता रहता है और जमा भी करता रहता है। इस अवस्था में बैंक केवल वास्तव में निकलवाई गई राशि पर ही ब्याज लेता है। और ऋणी जब व्यापारिक माल की जमानत पर ऋण लेता है तो वह माल को बैंक के गोदाम में रखवा देता है। जितना ऋण बैंक को चुकाया जाता है उतने मूल्य का माल बैंक ऋणी को वापस कर देता है। बैंक के पास प्रतिभूति के रूप में रखे गए अंश, ऋण पत्र पर मिलने वाला लाभांश एवं ब्याज को प्राप्त करने का अधिकार ऋणी को होता है। तो इस प्रकार नगद साख के रूप में भी बैंक ऋण प्रदान करता है। दूसरा है ऋण एवं अग्रिम, लोन एवं एडवांस। इसके तहत ऋण एक निश्चित रकम के रूप में दिए जाते हैं। बैंक ऋणदाता के खाते में ऋण की रकम इकट्ठी जमा करा देता है और ऋणदाता इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार निकालता रहता है। इन ऋणों पर ऋण की स्वीकृति के तुरंत बाद ही ब्याज लगना शुरू हो जाता है, चाहे ऋणी चेक द्वारा उस खाते से कुल ऋण का केवल एक ही भाग निकाले। और बैंक द्वारा ऋण एवं अग्रिम की सुविधा एक निश्चित अवधि के लिए ही प्रदान की जाती है। उसके बाद है अधिविकर्ष। सबने आपने नाम सुना होगा ओवरड्राफ्ट का, कि चालू खाते रखने वाले व्यक्तियों को अधिविकर्ष की सुविधा मिलती है क्योंकि वो रोज बैंक में पैसे जमा करवाते हैं और निकलवाते हैं। तो कभी कभी ग्राहक को आवश्यकता होती है तो वो अपने खाते में जमा राशि से अधिक राशि बैंक से निकलवा लेता है, इसलिए इसे अधिविकर्ष भी कहते हैं। और फिर है विनिमय विपत्रों की कटौती। आप 11वीं क्लास में अकाउंटेंसी में बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ते थे, डिस्काउंटेड ऑफ बिल, यानी बिलों को उनकी जो निश्चित परिपक्वता अवधि होती है उसके पहले ही बैंकों से भुना लेना, और बैंक अवधि के पहले ही आपको पैसे दे देता है, वो उसके विनिमय पत्रों की कटौती कहते हैं। एक है सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। इसमें बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का काम करते हैं। सरकार को उधार देने का ये एक तरीका है। अधिकांश बैंक जमा पूंजी को इन प्रतिभूतियों में निवेश करना पसंद करते हैं क्योंकि ये सबसे सुरक्षित उधार माना जाता है। और अंतिम जो इसका है वो साख निर्माण है, क्योंकि साख निर्माण का काम भी बैंक ही करते हैं। बैंक को अपनी प्रारंभिक जमा से अधिक रुपया उधार देकर साख का निर्माण करते हैं। तो ये जो बैंक के प्राथमिक कार्य हुए, प्राथमिक कार्य में किस रूप में वो जमाएं बैंक स्वीकार करता है और किस किस रूप में बैंक ऋण देता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे टाइप के जो कार्य हैं, विगर्ता संबंधी कार्य हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।